इन माई प्रीवियस वीडियोस आपने देखा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। बेसिक इंफॉर्मेशन, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड फॉर्मूलेस भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, प्लस मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं which are involved there, that also are explained. Now we are going to apply that on our डे टू डे लाइफ सिनेरियो एंड फॉर दैट हम अब शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल सीरीज। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल सीरीज में ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टेड है और ये सर्किट डायग्राम में यहाँ पर एक डी पॉइंट है। ये 4 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज लगा हुआ है, 3 एम्पियर करंट, R1 रेजिस्टर, 2A, 3A, 2B एंड R। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये सर्किट डायग्राम गिवन होगा और ये सर्किट डायग्राम गिवन होगा और उसके बाद हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ हमको पोटेंशियल एट बी निकालना है, हमको पोटेंशियल एट बी निकालना है। मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें निकालना है, लेकिन उसके लिए एक प्रायर कंडीशन है कि ए पर जो पोटेंशियल है उसको हम जीरो लेके चलेंगे, उसको हम जीरो लेके चलेंगे। तो फाइनली हमारे को सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम जंक्शन डी को लेंगे और जंक्शन डी को लेने के बाद हम यहाँ पर ये हमारे पास था 2 ओम, ये हमारे पास था 4 वोल्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 एम्पियर का करंट था, यहाँ पर हमारे पास 1 एम्पियर का करंट है। ये जंक्शन डी है। अब जंक्शन डी पर जो एंटरिंग करंट है वो है 3 एम्पियर का, जो एंटरिंग करंट है वो 3 एम्पियर का है, जो लीविंग करंट है वो 1 एम्पियर का है। बट आज पर जो हमने पढ़ा है कि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होता है, तो जितना करंट आएगा उतना करंट लीव हो जाएगा। करंट पर कोई जंक्शन पर कोई सोर्स और सिंक एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह की फ्रॉम दिस हम यहाँ पर जंक्शन रूल के एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। तो जंक्शन रूल की एप्लीकेशन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हमको कुछ ना कुछ करंट ये CD ब्रांच में मिलेगा। सो व्हाट विल बी द करंट इन CD ब्रांच? यू कैन राइट ICD और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर। तो फाइनली इस पर हमारे पास 2 एम्पियर करंट अब आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ अप्लाई किया है कौन सा रूल? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, दैट इज junction rule. We have applied the explanation what I am giving, that is for junction rule. So now we are having second part. हमको अब सेकेंड पार्ट में निकालना है क्योंकि हमारे पास ये R1 की वैल्यू नहीं है, तो हमको निकालना है R1 की वैल्यू। अगर हमको R1 की वैल्यू निकालना है तो हम सेकेंड स्टेप इसमें फॉलो करेंगे और ये सेकेंड स्टेप के लिए मैं ये वाला लूप यहाँ कंसीडर कर लूंगी। ये 2 एम्पियर, ये 2 ओम, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 एम्पियर करंट था और यहाँ पर हमारे पास R1 रेसिस्टर था जिस पर, और इसके बाद हमारे पास ये है 4 वोल्ट की एक बैटरी और 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इस पूरे लूप में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर आकर D और C के पास, और ये पोर्शन था हमारा B, तो हमने लूप कंसीडर करा है, लूप यहाँ पर कंसीडर करा है DCBD। और इस लूप को जब हमने कंसीडर करा, इस लूप को जब हमने कंसीडर करा है, हमें देख रहे हैं करंट इज थरोली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसको माइनस ऑफ 4 वोल्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 एम्पियर into 2 ohm minus of 3 ampere into R1।
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 वोल्ट इक्वल्स टू -4 वोल्ट माइनस ऑफ 3R1, ये वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बट आप देखो -4 प्लस ऑफ 4 वोल्ट इक्वल्स टू 3R1, और अगर आप यहाँ R1 की वैल्यू निकाल रहे हो तो R1 की वैल्यू आपको मिल रही है 0। इस तरीके से हमने अब R1 की वैल्यू निकाल ली। अब R1 की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें थर्ड स्टेप पर पहुंचेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप हम इसमें फॉलो करेंगे। तो जो हम थर्ड स्टेप फॉलो कर रहे हैं उस पर भी हम लगाएंगे करंट के फ्लो का फॉर्मूला, एंड अकॉर्डिंगली इसमें ये वाला लूप हमें कंसीडर करना है ए बी। यहाँ पर 3A R1 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये पार्ट हम पूरा कंसीडर करते हैं, ये पार्ट मतलब A, तो हम निकालेंगे यहाँ BBA। तो BBA अगर हम निकालेंगे तो मतलब हमारा A और B टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें निकालना है। तो एक तो आपका 2B आ गया, ओके, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, 2B आ गया, और माइनस प्लस ऑफ 3A इंटू R1 आ गया, 3A इंटू R1 आ गया। अब आपको मालूम है यहाँ पर R1 की वैल्यू हम ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुके हैं कि वो 0 है, सो दैट मीन्स BBA विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। नेक्स्ट, यहां तक आपको समझ आया? हमने यहाँ पर BBA के बीच में निकाल लिया 2 वोल्ट, और इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा BBA इक्वल्स टू BB माइनस BA होता है। BB पर हमारे पास 2 वोल्ट है और BA हमारा 0 है, तो BB हमारा कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने तीनों कंडीशंस लगाई हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इसमें हमने 3 कंडीशन लगाई हैं। पहले कंडीशन पे मैंने जंक्शन रूल अप्लाई किया था। जब मैंने जंक्शन रूल अप्लाई किया था वो जंक्शन रूल मैंने डी पर अप्लाई किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि डी पर एक तरफ से करंट आ रहा है, दूसरी तरफ से करंट जा रहा है। क्यों मैंने जंक्शन रूल डी पर ही लगाया? रीजन है, मैंने यहाँ देखा डी एक पॉइंट है जिस पर 3 वायर्स मिल रहे हैं, और अगर 3 वायर मिल रहे हैं तो एक तरफ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है एंड फ्रॉम सेकेंड पार्ट 1 एम्पियर करंट लीव कर रहा है, तो फिर 2 एम्पियर करंट वेयर इट हैज गॉन। तो फिर मुझे ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आपके आना चाहिए कि यहाँ पर जंक्शन रूल लगा के 3 एम्पियर 1 एम्पियर और इसमें कितना करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। नाउ अब हमारे पास इस पूरे सेकेंड जो हमने ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट लिया है या सर्किट डायग्राम लिया है, इसमें मैं आपको बता दूं हमारे को A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लेकिन जब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम ये देख रहे हैं कि R1 की वैल्यू नहीं गिवन है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ 2 वोल्ट हमने दिया है और वो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 3 एम्पियर करंट लेके R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन R1 की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकते। तो हमने फाइनली फिर इसको और आगे बढ़ाया और हम इसको लेके चले गए, ये पूरा एक लूप ले लिया हमने, और हम इसमें देख रहे हैं पूरे के पूरे जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और आपको मैंने साइन कन्वेंशंस में एक चीज पढ़ाई है कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट हम जनरेट करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सारा का सारा नेगेटिव होना चाहिए। तो -4 वोल्ट अप्लाइड है। ये पोटेंशियल कहाँ यूज हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस। उस हिसाब से हमने इसको फॉलो कर लिया और हमको यहाँ पर R1 की वैल्यू 0 मिल गई। मतलब अब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई है। इस वैल्यू को 0 निकालने के बाद हमने जंक्शन रूल लगाया, हमने उसके बाद लूप रूल लगाया, और अब हम लगाएंगे इसमें कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। ये दोनों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में अगर हमने 2 वोल्ट यहाँ दिया था तो यहाँ पर अगर R1 एग्जिस्ट कर रहा है और इस पर 3A करंट अगर फुल फ्लो कर रहा है तो A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अब अगर आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए और वो ये बोल दें R1 इक्वल्स टू 0,
अगर यही क्वेश्चन आपको एक नंबर में आ जाए और इतना देने के बाद वो आपसे बोल दें कि R1 इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बीच के बीच में कितना होगा। अपन तो यहाँ एक न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं, बट इसके साथ आपका एक रीजनिंग भी क्लियर हो रहा है। कैसे क्लियर हो रहा है? क्योंकि हमारे पास R1 0 है, तो अगर R1 0 है तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप तो आ ही नहीं रहा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप तो एनीहाउ हमारा 0 हो गया। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने अप्लाई किया है और अगर करंट कहीं कंज्यूम हो गया, करंट कंज्यूम करेगा रेसिस्टर, अब वहां रेसिस्टर ही नहीं है करंट कंज्यूम करने के लिए, तो करंट जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो तो हमें मिलना नहीं है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं मिलना है तो फाइनली जो अप्लाइड पोटेंशियल है दैट विल बी द नेट एक्सिस्टिंग पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी है, और आपका पोटेंशियल जो ए टर्मिनल पर था मैंने निकाल दिया, बी बी ए की वैल्यू, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2 वोल्ट माइनस 0, तो बी बी की वैल्यू आपकी 2 वोल्ट आ गई। इसका मतलब इस पूरे सर्किट डायग्राम में हम ये जस्टिफाई कर गए कि अगर हमारा ए टर्मिनल 0 पोटेंशियल पे है तो ऑब्वियसली बी टर्मिनल हमारा 2 वोल्ट पर होगा। और इसके लिए आपको एक मैंने यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, और उसका जस्टिफिकेशन भी मैंने आपको समझाया कि अगर R1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो अप्लाइड पोटेंशियल था, इफ इट इज 2 वोल्ट, दैट 2 वोल्ट विल नॉट बी कंज्यूम्ड एनीवेयर, कहीं भी ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप तभी होता है जब वहां पर कोई रेसिस्टेंस होता है और वो करंट कंज्यूम कर रहा होता है। जब रेसिस्टर ही नहीं है, करंट कंज्यूम ही नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन एज इट इज, दैट इज ऑफ 2 वोल्ट। तो ये एक आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया है, और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज, और इसमें मैंने तीनों कंडीशन आपको समझाई हैं, एक लूप रूल, एक जंक्शन रूल और एक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करें तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो फिजिक्स है इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, तो हम कैलकुलेटिव अप्रोच की तरफ ना बढ़कर लॉजिकल अप्रोच पर, कितने छोटे से एक क्वेश्चन में विदाउट लीस्ट कैलकुलेशन, आप देखिए मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करे हैं। इसी का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड वाला। उसमें हमारे पास ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आपको सर्किट डायग्राम जो है वो मिलेगा, वो हमारे पास था ये वाला। इस पर रेसिस्टेंस हमारा 3 ओम है, इस पर रेसिस्टेंस हमारा 2 ओम है, इस पर रेसिस्टेंस हमारा R इक्वल्स टू 2 ओम है, और इस पर रेसिस्टेंस हमारा आ रहा है 7। ये है P, Q, R और S, ठीक है। ये हमारा टोटल सर्किट डायग्राम था, बट हमने जो पढ़ा था मीटर ब्रिज, उसका जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया था, और गैल्वेनोमीटर लगा के हमने बैलेंसिंग निकाली थी। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक है कैपेसिटर, एक है कैपेसिटर। कैपेसिटर आज इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, मेरा वीडियो आप अगर देखेंगे, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में समझाया था कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, तो एक चार्ज स्टोर डिवाइस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि हमको कितना चार्ज है कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। अब अगर ये चार्ज स्टोर कर रहा है तो इसके पास एनर्जी, क्योंकि इस चार्ज को स्टोर करवाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क, दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड एंड दैट विल बी कमिंग अस एनर्जी स्टोर्ड। तो हमको एनर्जी स्टोर्ड भी निकालना है, और उसके बाद किसी भी कारण से अगर कैपेसिटर पर Q की वैल्यू 0 हो जाए,
मतलब कैपेसिटर पर क्यू की वैल्यू 0 होना कम, मतलब होता है कैपेसिटर आपका पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो जो स्मॉल लेटर आर है, आर एट क्यू, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। इस तरह से हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो हमें शॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये देखो कि जब मैंने इसको ये जोड़ा है और बीच वाली जो बीडी वाली जो ब्रांच है उसमें मैंने एक कैपेसिटर जोड़ा है। मैं आपको ये चीज बता दूं, कैपेसिटर कभी भी डीसी को अलाउ नहीं करता, मतलब वो ब्लॉक करता है। तो दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच बीडी। और अगर कोई करंट बीडी ब्रांच से फ्लो नहीं हो रहा है, देन व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट, दिस टू आर assumed to be 2 ohm, R equals to 2 ohm, 3 ohm and it is 7 ohm. Same current is flowing from this currents will be flowing। और आप एक चीज और इसमें मैनेज कर सकते हो, हमको निकालना है ए बी, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है सी, फिर हमारे पास आ रहा है डी, क्योंकि हम इसमें निकालना चाह रहे हैं वी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे बी ए बी, हम निकालेंगे बी ए बी। जब हम निकालेंगे बी ए बी अपॉन बी इक्वल्स टू दिस इज पी अपॉन पी प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि बी ए बी तो हम यही रेसिस्टेंस लेंगे और इस वाले के साथ जब लेंगे तो क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो बी ए बी हमारे पास निकालना था हमको। और इस V की वैल्यू कौन सी होगी, 6 वोल्ट होगी। तो ये 6 वोल्ट यहाँ पे आ गया, इंटू 2 आ गया और यहाँ पर 2 + 2 आ गया। यहाँ से आपको बी ए बी की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स इट इज कमिंग 12/4 एंड इट इज कमिंग 3 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर बी ए बी की वैल्यू मिल गई है, बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू 3 वोल्ट। सिमिलरली हम अब निकालेंगे बी ए डी। क्या निकालेंगे हम, बी ए डी, वी ए डी। अब वी ए डी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एल और इसके नीचे आएगा बी, एंड फाइनली यू आर गेटिंग बी ए डी equals to B into R upon R plus S, and finally 6 into 3 upon 3 plus 7, that means 18 upon 21. 6 into 3 and 7 plus 3, that will be 10. So you are going to get here 1.8. Clear? तो आपको यहाँ मिल गया VA minus BD equals to 1.8। हमें क्या निकालना है, BD के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम इसमें अब वी हैव टू फाइंड आउट उसके लिए हमारे पास आ रहा है ये बी ए माइनस बी बी माइनस ऑफ बी ए माइनस बी डी, और यहां से आपको मिल जाएगा बी डी माइनस बी ए इक्वल्स टू 3 माइनस 1.8, दैट इज 1.2 वोल्ट। मेन उद्देश्य था इन दोनों के बीच में एक्सिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है चार्ज, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रो फेरेड, मतलब इस कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रो फेरेड। अगर ये 3 माइक्रो फेरेड हमारे पास गिवन है, 3 माइक्रो फेरेड अगर हमारे पास गिवन है, तो अब हमको निकालना है Q। कहाँ निकालना है हमको, Q इक्वल्स टू CV होता है, टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज पर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यह आ जाएगा Q इक्वल्स टू CV, और C की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 × 10⁻⁻6 फैरेड, एंड B हमारे पास दे रखा है 1.2 वोल्ट, और फाइनली आपके पास हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आपको टोटल चार्ज मिलेगा स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम अगर थोड़ा सा और आगे चलें
तो अब हमें निकालना था एनर्जी स्टोर्ड। क्या निकालना है हमको? एनर्जी स्टोर्ड। और अगर हम एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला देखें तो 1/2 CV² होता है। तो 1/2 तो खैर हमारे पास है, C की वैल्यू भी हमारे पास है 3 × 10⁻⁻⁶, V की वैल्यू भी हमारे पास है 1.2 × 1.2 मीन्स होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 3 × 0.6 × 1.2 × 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू आप निकाल लो 72 × 3। ये आपका हो जाएगा 2.16 × 10⁻6। देखिए आप 1/2 CV² लिया, C आपके पास गिवन है 3 × 10 माइक्रो फैरेड है, माइक्रो को फैरेड में कन्वर्ट करके के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई हम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास V² जो है दैट ऑलरेडी हमको BD के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम 1.2 निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करी, फिर हमने ये 2 से इसको काटा है 0.6 तो 1.2 × 6 तो ये हो जाएगा 7.72 और 0.72 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 2.16 10⁻6, ये आ जाएगा आपका जूल, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड हमेशा जूल में आती है। अब इसके बाद अगर हमको निकालना है कि अगर हमारा Q = 0 हो जाए, Q = 0 हो जाए तो Q की वैल्यू 0 होने पर हमारी वैल्यू R की क्या आना चाहिए, तो जाएगा P/Q = R/S। P की वैल्यू थी हमारे पास 2, Q की वैल्यू थी हमारे पास 3 और R/7। तो इधर हमारे पास R की वैल्यू 7 × 2/3 आ रही है, आने हो जाएगा 14/3 और इसकी वैल्यू निकलेगी 4.6 समथिंग। ओके 4.66 इसका हमको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब अगर यहाँ Q की वैल्यू 0 हो जाती है, Q की वैल्यू 0 होने का मतलब है हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज है। उस कंडीशन में ये रेसिस्टेंस बैलेंस करने के लिए इस 2 की नई वैल्यू हमको मिलेगी 4.6 समथिंग। तो लाइक दैट आपको मैंने ये दूसरा न्यूमेरिकल करवाया है। इसमें आप देखो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने फर्स्ट यूनिट का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाला है, क्योंकि देखो इनिशियली ये कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज था। अगर ये जब कैपेसिटर फुली चार्ज है वो किसी भी तरह के चार्ज को एंटर नहीं होने देगा, तो इसके कारण से हमारे BD में कोई भी तरह का चार्ज एंटर नहीं करेगा, कोई भी तरह का चार्ज। यहाँ पर आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ जंक्शन है तो क्यों यहाँ करंट नहीं जा रहा, क्यों डायरेक्ट करंट आगे बढ़ रहा है? इसका रीजन है बेटा, ये हमारा कैपेसिटर इन द बिगनिंग चार्ज था। जब चार्ज है, उसके पास सफिशिएंट चार्ज है, वो चार्ज को क्यों आने देगा? जब नहीं आने देगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं। तो अगर ये नहीं जाएगा तो ये हमारा बैलेंसिंग कंडीशन में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज 0 है, मतलब ये जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज है, और अगर वो डिस्चार्ज है और वो करंट मांग रहा है तो फिर हमको R की वैल्यू चेंज करना पड़ेगी, उसकी वैल्यू जाएगी 4.6 ओम्स। तो ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये था कि आपको यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कैपेसिटर का। कैपेसिटर अगर चार्ज है तो वो करंट अलाउ नहीं करेगा, करंट अलाउ नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर आर्म में हमें कोई भी तरह का करंट नहीं मिलेगा। लेकिन हमको BD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें चार्ज के स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू निकालना है जो QV से निकल सकती है। फिर हमने एनर्जी स्टोर्ड निकाला, हाफ CV² से निकाला, और अगर Q की वैल्यू 0 मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो हमारी R की वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर R अलग से लिखा है कि R की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरे हिसाब से जो लॉजिक इन्वॉल्व है वो आप देखिए कि दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है।
लेकिन इन दोनों क्वेश्चन के लॉजिक से अब आपको ये भी मिल गया 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, Q इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर में क्या बोलोगे? कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज। ओके, 1 नंबर का क्वेश्चन वो मिल गया। अगर यहाँ पर ये आपको सर्किट दे दें और ये बोल दें कि यहाँ पर ये फुली चार्ज है, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 मार्क में निकाल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हो, चार्ज स्टोर्ड निकाल सकते हो। एंड नाउ वी हैव कंबाइंड द इक्वेशन, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 1 विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 2। इसीलिए ये क्वेश्चन की एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है। थैंक यू फॉर टुडे। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ और फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। इसी तरह से अगर आप फिजिक्स एंजॉय करेंगे, मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी, बहुत आसान हो जाएगी। यही मेरी प्रायोरिटी है कि आपके लिए फिजिक्स को सिंपल और आसान, इजी टू लर्न टेक्निक कर दूं, ताकि आपको कभी इस फील्ड में समस्या ना रहे। थैंक यू बेटा, वंस अगेन।